नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां कुएं में दो सगे भाई उतरे थे और दो भाई सहित 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर ये भीलवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां कुएं में 2 भाई सहित 3 लोग उतरे थे जिनकी करंट लगने से मौत हो गई। बता दें कि कुएं में उतरे 3 लोगों की करंट से मौत हो गई है। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये वही कुआं है जिसमें करंट उतरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस कुएं में करंट आ गया था जिससे 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मरने वालों में 2 भाई है और एक और अन्य व्यक्ति है जिसकी करंट लगने से मौत हो गई है। सूचना दी गई इस पूरी घटना के बारे में पुलिस को, और पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी जो है वो अब मौके पर पहुंचे हैं। रायला थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 3 की मृत्यु हो चुकी है। कुएं में एक भाई उतरा था और वहां पे उसको बचाने के लिए एक भाई और उतरा था। उसके बाद एक व्यक्ति उनको बचाने के लिए उतरा था। प्रथम दृष्टया में सामने आ रहा है कि करंट लगने से इन तीनों की मृत्यु हुई है। वहीं जो आला अधिकारी थे प्रशासन के मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस का जाब्ता वहां पर मौके पर पहुंच चुका है और गाँव में गमगीन माहौल हो चुका है और गाँव के लोग भी आसपास कुएं के इकट्ठे हो चुके हैं। SDRF टीम अजमेर से निकल चुकी है ताकि शवों को बाहर निकाला जा सके। यही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। अब जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि क्या कारण रहे इनकी मृत्यु के। और वहीं गांव का जो माहौल देखा जाए पूरी तरह गमगीन हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश रेड्डी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं भीलवाड़ा से। ये उसी कुएं की 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। रायला थाना क्षेत्र के पूरी ये घटना बताई जा रही है, जहां 2 भाई सहित एक अन्य युवक जो है कुएं में ये लोग उतरे थे और करंट लगने से तीनों की ही मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी, आखिर करंट उतरा कैसे? जी, ये रायला क्षेत्र की जोदरास गांव की घटना है। एक व्यक्ति कुएं में उतरा था। उसके बाद जब ये घटनाक्रम सामने आया तो उसका भाई उसे बचाने के लिए भी उतरा और एक अन्य व्यक्ति भी उतरा, जो 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया से सामने ये आ रहा है कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। और जब ये हालात सामने आए, ये घटनाक्रम सामने आया तो प्रशासन, पुलिस वहाँ मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया और आसपास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। अजमेर से SDRF टीम देर रात वहाँ पे पहुंच चुकी थी और देर रात शवों को बाहर निकाला गया है और अभी पुलिस और प्रशासन इसकी जांच पड़ताल कर रही है। पर जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि करंट लगने से व्यक्ति के अंदर जो बोरवेल की मशीन थी या फिर बोरवेल लगाने या फिर इस प्रकार का कोई कार्य करने वो व्यक्ति गया था। जी राहुल, अगर ये लोग उतरे थे कुएं में कुछ काम करने, तो कोई सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं पहने हुए थे इन लोगों ने, जिस वजह से हादसा हो गया? जी, ये जो घटना हुई है कुएं के अंदर, उसके बाद जो वहाँ पे जो गमगीन माहौल है, अभी भी कहने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा था नहीं जो इस बात की जवाब दे सके। ये पूरा माहौल का जो पूरा माहौल है, परिवार का जो माहौल है, जो गांव का माहौल है, गमगीन हो चुका है। सबसे बड़ी चीज ये रहती है जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम होती है तो भीड़ इतनी इकट्ठी होने लग जाती है कि पुलिस प्रशासन भीड़ को संभाले या स्थिति को संभाले। तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाला, SDRF टीम को बुलाया। इसमें अभी जांच पड़ताल होनी बाकी है, पर जो भी जानकारी मिली है वो ये मिली है कि कहीं ना कहीं करंट का कारण भी हो सकता है और कोई अन्य कारण भी सामने हो तो जांच के बाद ही आएगा। जी राहुल, परिजनों से बात हो पाई है क्या कुछ अभी तक? जी, जैसा मैं आपको बताया कि परिजन अभी किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक ही घर के 2 बेटों का जाना, फिर एक अन्य व्यक्ति का जाना, तो वो किसी बोलने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है राहुल, अपडेट्स आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए खबर अब कोटा से है, जहां परीक्षा अंक से पास करने की एवज में छात्रा ने असमत मांगने का अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर और छात्र को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिरीश परमार और छात्र अर्पित को देर रात को गिरफ्तार किया था। छात्रा को परीक्षा में पास करने की एवज में असमत की डिमांड की गई थी। इसका अश्लील ऑडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आज दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर?
देखिए, आरटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर जो गिरीश परमार है, उनकी जो घिनौनी करतूत जो ऑडियो में जो है कैद हुई थी और जो वायरल होने के बाद छात्रा ने भी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। हालांकि उसके बाद में 2 और छात्राओं ने भी परिवाद पेश किया है। अब उसको लेकर पूरे शहर भर में आक्रोश व्याप्त है। कल करीब आधा दर्जन इलाकों में इनके खिलाफ ज्ञापन दिया गया, पुतला फूंका गया, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किए गए और इनको कॉलेज में नहीं घुसने की चेतावनी दी गई। और तमाम मामलों में दादावाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात को जो गिरीश परमार है प्रोफेसर और उनके सहयोगी जो छात्र है अर्पित अग्रवाल, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन पूरे जो है कॉलेज पर यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि छात्रा से कई छात्राओं से ये अस्पत मांग रहा था, परीक्षा में पास करने की एवज में महंगी गिफ्ट दे रहा था और पूरा एक रैकेट चला रहा था। एक छात्र इस तरह का जो छात्रों को इस तरह के शिकंजे में फंसा रहा था और कई छात्राओं के साथ इस तरह की कृत्य करने की बात उस ऑडियो में सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता कि कोचिंग नगरी में गुरु और शिष्य का परंपरा जो रिश्ते को कलंकित करने का ये एक सनसनीखेज ऑडियो सामने आने के बाद, छात्रा द्वारा मामला दर्ज होने के बाद फिलहाल पूरे यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ और आज दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस तरह से आप बता रहे कि एक बड़ा रैकेट ये चला रहे थे जो प्रोफेसर है, तो क्या इनके साथ कोई और लोग भी इसमें मिले हुए थे? देखिए, गिरीश परमार जो प्रोफेसर है, उनके साथ अर्पित अग्रवाल नाम का छात्र का नाम सामने आ चुका और दोनों को फिलहाल जो है गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बड़े जो कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी कहें, कोई और प्रोफेसर कहें, उसमें कितना इसमें सहयोगी है, कितना हाथ है, ये देखने वाली बात होगी। तस्वीर तब साफ हो पाएगी जब पुलिस पूरी तथ्य की जांच करेगी। लेकिन जो छात्रों का, जिन छात्रों ने कल प्रदर्शन किए थे, नारेबाजी की थी, आक्रोश जताया, उन छात्रों का आरोप है कि जो कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसकी मिलीभगत है। वो इस प्रोफेसर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई आशंका ऐसा लग रहा है कि किसी और बड़े गिरोह का तो हाथ नहीं है, किसी बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या प्रोफेसर का हाथ तो नहीं है। ये एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसमें जांच की बात की जा रही है और दोनों को पेश कर दिया, गिरफ्तार कर लिया और आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाना है। लेकिन हड़कंप मचा हुआ है और आज छात्रों ने इसको कॉलेज में नहीं घुसने की चेतावनी दी थी, इनके साथ मारपीट करने की भी चेतावनी दी थी। भारी आक्रोश है अलग अलग छात्र संगठनों में। कॉलेज छात्र में एबीवीपी के छात्रों ने कल नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। मानवाधिकार आयोग सहित कई जो छात्र संगठन सहित कई सामाजिक संस्थाओं में भी है भारी आक्रोश है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज इसको कड़ी कोर्ट में पेश करने के बाद क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है ओम प्रकाश, अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए एक और बड़ी खबर है, भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम के एईएन पर हमला हुआ है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने यह हमला किया है। निगम के एईएन के सिर पर चोट लगी है। बता दें 8,000 रुपए की सहित सरकारी कागज भी लेकर भागे हैं ये बदमाश। थाना मथुरा गेट क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। भरतपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद होते चले जा रहे हैं। बाइक सवार 2 बदमाशों ने नगर निगम के एईएन पर हमला किया है और बता दें कि एईएन के सिर पर चोट मारी गई है। इसके साथ ही 8,000 रुपए सहित सरकारी कागज भी लेकर ये जो 2 बदमाश थे जो बाइक पर सवार होकर आए थे वो भाग निकले हैं। भरतपुर के थाना मथुरा गेट क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां एक नगर निगम के एईएन पर हमला किया है बदमाशों ने। बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश आए थे जिन्होंने एईएन के साथ मारपीट की, उसके सिर पर चोट मारी है। और देखिए अब खबर बूंदी से है, जहां युवती की मुंबई में हत्या हुई। युवती के साथ ही रियाज पर आरोप लगे हैं। बूंदी की युवती की बता दें कि नवी मुंबई में हत्या हुई थी। होटल में काम करती थी ये युवती जिसकी हत्या की गई है। पनवेल धामनी गांव ब्रिज के नीचे शव जो है युवती का वो लटका हुआ मिला था। युवती के भाई ने युवक रियाज पर आरोप लगाए हैं। वहीं रियाज पर बता दें कि हत्या के आरोप युवती के भाई के द्वारा लगाए गए हैं। मेरी बेटी है ना, मंगलवार को निकली थी 9 बजे, तो वो ऐसे करके ले गया था कि मैं उमा को है ना
काम पे ले जा रहा हूँ। होटल में काम करती थी वो, डांस वगैरह है ना, तो वो उसको है ना छोड़ के वहाँ तो नहीं ले गया, गाड़ी में बिठा के वो है ना उसको हाथ में आता करने के लेके वहाँ ब्रिज पर ले जाके गाड़ी में बिठा के और उसे गले में चुन्नी लगा के और उसको ऐसे मारा है। वो 9 बजे घर से लेके निकला उसको काम के लिए कि मैं काम पे छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन उसको काम पे नहीं छोड़ा और लेके गया उसको साथ में, उसके साथ मारा पीटी की, झगड़ा किया। पता नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फांसी उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से गले में फांसी लगाई उसके और ब्रिज पे से फेंक दिया। और देखिए अब खबर पाली से है। पाली के रोहट थाना क्षेत्र के साजी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। बताया ये जा रहा है कि साजी गांव के भल्लाराम मेघवाल का बेटा कुछ समय से बीमार चल रहा था, जिसके बाद पूरा परिवार तनाव में आ गया और वापस गांव जाते वक्त गांव के पास एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली गई। भल्लाराम के साथ उसकी पत्नी और 5 साल की बेटी भी कुएं में कूद गए, जिनकी डूबने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कुएं से शवों को बाहर निकाला है। हालांकि पुलिस अभी आत्महत्या के कारणों के बारे में कुछ भी बोल नहीं रही है। आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। और देखिए सरोज मर्डर केस में बड़ा खुलासे हो सकते हैं। आरोपी अनुज ने कई राज खोले हैं। जयपुर की सरोज हत्याकांड में खुलासे दिन पर दिन होते जा रहे हैं। आरोपी अनुज ने 3 दिन की रिमांड पर जो आरोपी अनुज है वो कई खुलासे कर रहा है। रिमांड के दौरान आरोपी को लेकर दिल्ली पहुंची है पुलिस। दिल्ली में परिचित के घर ठहरा हुआ था अनुज। जयपुर से भागकर हरिद्वार भी गया था अनुज। हरिद्वार से गंगाजल लेकर परिचितों को भी बांटा। हत्याकांड के समय पहने कपड़े भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अनुज की निशानदेही पर खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं। 11 दिसंबर को बता दें कि सरोज शर्मा की हत्या की गई थी। सेक्टर 2 में एक अपार्टमेंट में देवर के घर रहती थी सरोज। देखिए ये बड़ा अपडेट आपको सरोज हत्याकांड में आपको बता रहे हैं। इस मर्डर केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आरोपी अनुज जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसने कई राज खोले हैं। जयपुर के सरोज हत्याकांड में बता दें कि उसने कई राज खोले हैं और बता दें कि 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है आरोपी अनुज, जिसने रिमांड के दौरान कई बातें बताई है। उसने बताया कि जयपुर से भागकर हरिद्वार भी गया था वो, और हरिद्वार से गंगाजल लेकर परिचितों को बांटा भी गया था। हत्याकांड के समय पहने हुए कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अनुज की निशानदेही पर खून से सने हुए जो कपड़े हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि 11 दिसंबर को सरोज शर्मा की हत्या की थी। उन्हीं के भतीजे ने ये जघन्य जो काम है वो किया था। उस पीसी रिमांड में आरोपी ने कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य दिल्ली में होना बताया, जिस पर पुनः उसका 3 दिन का और पीसी रिमांड लिया गया और एसएचओ विद्याधर नगर जो इसमें आईओबी है वो उस आरोपी को लेकर उसकी इतला पर, उसकी जानकारी देने पर कुछ घटना से जुड़े अहम साक्ष्य जो घटना के वक्त पहने हुए कपड़े और अन्य पार्श्वजात थे उनको बरामद करने के लिए दिल्ली गए थे और उनको आरोपी के बताए अनुसार वो कपड़े भी अभी मिल चुके हैं और बरामद करके वो अभी वापस भी आ रहे हैं। अब तक के पूरे अनुसंधान में इसमें आरोपी से घटना में प्रयोग किए गए कटर, चाकू, पहने गए कपड़े, डेड बॉडी को के पार्ट्स को जिसमें बैग में, बकेट्स में डाला गया, जिस गाड़ी से ले जाया गया, ये सारी चीजों को अब तक बरामद किया जा चुका है। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में हुए सरोज देवी हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच जारी है। हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने वाला अनुज पुलिस की गिरफ्त में है और विद्याधर नगर थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं पर 3 दिन की रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद कल पुलिस ने अनुज को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोबारा से अनुज को 3 दिन की रिमांड पर पुलिस को भेज दिया है। वहीं पर आज पुलिस की टीम अनुज को लेकर दिल्ली गई है, जहां पर अनुज से पूछताछ की जाएगी, पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार हत्याकांड के वारदात को अंजाम देने के बाद अनुज दिल्ली में कहां ठहरा था। वहीं पर पुलिस ये बरामदगी करने का प्रयास भी कर रही है कि जो शव के टुकड़े अनुज ने दिल्ली रोड पर फेंके आखिर वे कहां हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ
विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए, कोटा के चौराहों पर एक वाहन चालक को रोकना पुलिस कर्मियों को ही भारी पड़ गया। वाहन चालकों ने जमकर सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया और बहस करते हुए अभद्रता भी की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पास में वीडियो बना रहे मीडियाकर्मी का भी मोबाइल छीन लिया और धक्का मुक्की पर उतर आए। बदमाश चालान बनाने का विरोध जता रहे थे। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ लग गई और काफी देर तक यातायात भी बाधित हो गया। फिलहाल इस मामले में किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। और देखिए, प्रदेश में 26 जनवरी से राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज होगा। इसको लेकर बुधवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। इससे लाखों की तादाद में युवाओं के जुड़ने की उम्मीद है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन से राज्य सरकार के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन के दौरान किए गए वायदे के मुताबिक सरकार अब शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन करने जा रही है। खेल विभाग ने इसे लेकर निकायवार क्लस्टर तैयार कर लिए हैं। क्लस्टरों का विभाजन जोनवार होगा, जिसकी जिम्मेदारी जोन उपायुक्तों के पास होगी। सभी नगरीय निकाय निकायवार खेलों के आयोजन के लिए स्थान का चुनाव करेंगे। 30 लाख ग्रामीण लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। इस प्रकार का आयोजन आप लोगों ने खुद ने देखा, दुनिया में पहला है। वो भी हम अगले साल वापस इसी साल कराने वाले हैं 2023 में। तो इसके साथ साथ शहरी ओलंपिक्स भी, शहर के लोगों की भी डिमांड आई कि इस प्रकार का जो एक सामाजिक आयोजन मान लीजिए, खेलों का उत्सव मान लीजिए, तो इस खेलों के उत्सव से शहरी लोग क्यों दूर रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जोधपुर शहर से आते हैं और जोधपुर में ही लोगों ने ये डिमांड करी, क्योंकि इसकी ओपनिंग हमने ये पाल गांव से ओपनिंग करी और उस दिन शहर के काफी लोग उसमें आए। उनकी मांग ये थी कि ये पंचायत में नहीं, शहरों में भी होना चाहिए और उसी के लिए शहरों की घोषणा उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी। इन खेलों की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। नगरीय निकाय स्तर पर 31 जनवरी तक खेल प्रतियोगिताएं होंगी। इसके बाद जिला खेल प्रतियोगिताएं 13 फरवरी से 16 फरवरी तक होंगी। वहीं राज्य स्तर पर 25 फरवरी से 28 फरवरी तक इन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। खेलों के आयोजन के लिए खेल विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की मदद भी ली जाएगी। इन खेलों के प्रतिभागी तय करने के लिए बुधवार से पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पंजीकरण व्यक्तिगत और टीम के तौर पर कराए जा सकते हैं। खिलाड़ी ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करके पंजीकरण कर सकते हैं। ये पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। टीम गेम्स पर ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि शहरी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक का मकसद कोई बहुत बड़ा मेडल लाना नहीं है या कोई बहुत बड़ा एथलीट तैयार करना नहीं है। हमारा इससे मकसद है कि एक तो खेलों का वातावरण बनना चाहिए। हमारी जो युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग पीढ़ी हो, जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, उससे एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की ओर उनके कदम बढ़ने चाहिए, मैदान पर उतरने चाहिए। खेल मंत्री भी मानते हैं कि इन खेलों के आयोजन के लिए बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि खेल विभाग जिस तरह से योजनाओं को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, उससे तय तारीख से ही खेलों का आयोजन हो सकेगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और देखिए, एक बार फिर से कोरोना जो है वो वापस डराने लगा है। दुनिया भर में कोरोना से फिर हाहाकार देखने को मिल रहा है। भारत में नए वेरिएंट के 4 मरीज मिले हैं। कोरोना का नया चीनी वेरिएंट है, इसके भी भारत में 4 मरीज मिल चुके हैं। भारत में बता दें कि केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग भी अब शुरू हो गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से जो कोरोना है वो दुनिया भर में एक बार फिर से डराने लगा है। कोरोना से एक बार फिर हाहाकार देखने को मिल रहा है। भारत में नए वेरिएंट के 4 मरीज मिल चुके हैं, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना के नए चीनी वेरिएंट के भारत में भी मरीज मिल चुके हैं। 4 मरीज मिले हैं, बता दें कि इस नए चीनी वेरिएंट के, और इसके बाद ही अब केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल पैसेंजर्स की रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी गई है। मास्क पहनने के निर्देश दे दिए गए हैं और इसके साथ ही वो सभी गाइडलाइंस फॉलो करने के निर्देश दे दिए गए हैं जिनसे कोरोना से बचाव संभव है।
और देखिए, मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल तांबी गिरफ्तार हो गए हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर का प्रसिद्ध मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर अनिल तांबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एविल ड्रग के दुरुपयोग से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस कोर्ट की लिंक कोर्ट में किया गया है उनको पेश, और कोर्ट ने 14 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया है। और चलिए अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा की, जिसके उत्पादन में न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में अव्वल है, बल्कि दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कहीं तेजी से विकास भी कर रहा है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिनकी पहचान कुछ सालों पहले तक रेतीले धोरों की वजह से होती थी, अब उनकी पहचान सोलर एनर्जी के क्षेत्र में हुए नायाब काम की वजह से होने लगी है। आपको बता दें कि इन 4 जिलों में रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन की वजह से राजस्थान इस क्षेत्र में दूसरे प्रदेशों से कहीं आगे निकल चुका है। आंकड़ों के मुताबिक 17,040.62 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के साथ राजस्थान पहले नंबर पर है। 16,587.90 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। 16,099 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के साथ तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। 15,904.59 मेगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के साथ कर्नाटक चौथे स्थान पर है। 10,657.08 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के साथ महाराष्ट्र 5वें पायदान पर है। यहां कोयला आधारित पावर प्लांट तो कई हैं, लेकिन अब अलग अलग योजनाओं की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी प्रदेश में नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और लोगों को गजब का फायदा भी मिल रहा है। इससे हमें लगभग औसत 9 लाख रुपए महीने की आमदनी हो जाती है, जिसमें से 6,20,711 रुपए हमारी किस्त चली जाती है। फिर भी लगभग 2.25 लाख रुपए महीने की हमें बचत हो जाती है। 2 मेगावाट्स के हमने प्लांट लगाए हैं और ग्रीन और सेफ एनर्जी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, बहुत अच्छी रेट में दे रहे हैं। और किसानों की जो अनुपयोगी भूमि पड़ी थी, जहाँ बहुत ज्यादा फसल नहीं होती, वो भूमि पड़ी थी, उस भूमियों पे प्लांट लगाए। और दूसरा कि हजारों पेड़ कटने से इस स्कीम के आने के बाद वो बचे हैं। प्रदेश में जिस वक्त कोयले की कमी की वजह से कोल आधारित पावर प्लांट से बिजली उत्पादन की क्षमता पर असर पड़ा था, उस दौरान रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से सरकार को काफी मदद मिली थी। आपको बता दें, प्रदेश में सोलर एनर्जी से 14,454.70 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें ग्राउंड माउंटेड सोलर से 11,821.87 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। रूफ टॉप सोलर से 814.02 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऑफ ग्रिड सोलर से 438.41 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सोलर हाइब्रिड से 1,380.40 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। विंड एनर्जी से 4,537.02 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है और बायोमास से करीब 125.08 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। कोयला पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र और तमाम राज्यों की सरकार सौर ऊर्जा के उत्पादन पर फोकस कर रही है और इस क्षेत्र में राजस्थान अपनी बढ़त बनाए हुए है। फिर बहुत बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इससे रोजगार डेवलप हो रहा है। पावर इवैक्यूएशन के सिस्टम जीएसएस बन रहे हैं चारों ओर। जीएसटी में जो स्टेट कोटा होता है, स्टेट जीएसटी का फायदा भी हम लोगों को मिल रहा है और वो पावर जो जनरेट हो रही है उसका एक हिस्सा राजस्थान को भी अवेलेबल होता है, जो आजकल हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि कोयले की कमी की वजह से थर्मल्स की धीरे धीरे एनर्जी जो है वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको ख़त्म करें। तो ये उसी तरफ अग्रसर करते हुए कुछ कुछ कदम है जो रिन्यूएबल एनर्जी हमें हेल्प कर रही है।
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान के आगे बढ़ने की वजह सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019, पीएम कुसुम योजना और अब सौर कृषि आजीविका योजना की अहम भूमिका है। आपको बता दें कि 2024-2025 के लिए राजस्थान सरकार ने 30 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने का लक्ष्य रखा है, जबकि 2030 तक केंद्र सरकार ने 500 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट निर्धारित किया है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट। और देखिए, प्रदेश में ठिठुरन बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत की हवा से राजस्थान में भी अब ठिठुरन बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को भी ब्रेक लगा दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं फसलों के लिए, लेकिन ये जो मौसम है वो लाभदायक है। प्रदेश भर में जो पारा है वो तेजी के साथ गिरता जा रहा है और इसका असर भी लगातार देखने को अब मिल रहा है। उत्तर भारत की हवा से पूरे प्रदेश में जो ठिठुरन है वो बढ़ने लगी है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।